हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए न्यू चाइनीज ड्रामा लेके आई हूँ जिसका नाम है माय बॉस माय रूममेट। इस ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन लीड दिखाया जाता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम और रिच दिखाई दे रहा था, और उसका नाम क्या है ये तो हमें आगे जाके पता चलेगा। अब उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी फीमेल लीड एक स्ट्रगलिंग लॉयर है और वो एक मीटिंग में बैठी हुई होती है अपनी बेस्टी टिंग के साथ। हमारी फीमेल लीड याओ किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई थी, लेकिन वो क्लाइंट और उसका बॉस काफ़ी मीन टाइप के दिखाई दे रहे थे। वो उनके काम से ज़्यादा गर्ल्स में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे थे। और तो और क्लाइंट ये भी कह देता है कि जो मेरे साथ ड्रिंक नहीं करते मैं उनके साथ प्रोफेशनल इशू को भी डिस्कस नहीं करता। ये सब देखने के बाद याओ को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर भी बेचारी सारा कुछ बर्दाश्त करने लगती है। लेकिन उसी टाइम पर याओ के साथ वाले टेबल पर एक लड़का आकर बैठता है और यही हमारा मेन लीड है जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। उसे एक मिडिल एज की लेडी कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि मेरे साथ समय बिताओ, और तो और वो उसके लिए 1 घंटे का 10,000 रुपए भी देने के लिए तैयार थी। ये सब सुनकर याओ और उसकी फ्रेंड को लगता है कि ये एक कॉल बॉय है और अपने स्पेशल सर्विसेज एक लोनली लेडी को देता है। और तो और वो लेडी उससे काफी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करती है और कहती है कि मेरे साथ खाना खा लो, मैं घंटे का 20,000 दूंगी। लेकिन वो कहता है कि मैं प्रोफेशनल सर्विस के अलावा कोई और काम नहीं करूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है, और एटीट्यूड में वहां से निकल जाता है। या और उसके फ्रेंड सोचती है कि ये काम करके ये इतना पैसे कमाता है, हमसे तो बहुत आगे का है। इतने में वो क्लाइंट याओ को छूने की कोशिश करता है और यहाँ पर याओ का सब्र जवाब दे जाता है और फिर उठती है और कहती है कि ऐसे जॉब पर मैं लानत मारती हूँ, और फिर ड्रिंक उसके मुंह पर थूकती है और वहां से चली जाती है। ये सब वो लेडी भी देखती है। अब वो बाहर पहुंच चुकी थी और जॉबलेस हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि उसने जहाँ कहीं भी अप्लाई किया है वो लोग जल्दी उसे हायर कर लेंगे। उसी टाइम पर वो लोग देखते हैं कि वो कॉल बॉय वाला लड़का एक महंगी सी गाड़ी में जा रहा है और सोचते हैं कि ये काम करके इतना पैसा कमा रहा है कि उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली। उन्हें नहीं लगता था कि कॉल बॉय वाले जॉब में इतना पैसा होगा, लेकिन जो भी हो ये खुद को बेचता है। अपने हैंडसम लुक के थ्रू इतना कमाना ये गलत बात है। और कुछ दिनों के बाद याओ एक क्यूट सी बिल्डिंग के सामने खड़ी हुई थी। एक जूल एंड लॉ फर्म बहुत बड़ी कंपनी थी, उसमें उसकी जॉब लग गई थी और उसके करीब भी उसने एक अपार्टमेंट भी रेंट पर लिया हुआ था। और वो देखती है कि वो कॉल बॉय वाला लड़का भी वहाँ पर आ चुका था। ये देखकर वो हैरान हो जाती है कि वो इतना कमाता है, इतनी महंगी गाड़ी में फिरता है और फिर भी इस छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। वो तो अपना लगेज लेकर स्टेज पर से जा रही होती है और रुकती है और सांस लेने लगती है। उतने में वो कॉल बॉय वाला लड़का भी वहीं से आ रहा होता है और उसे रास्ता मांग रहा होता है। और वो जैसे ही उसे देखती है तो वो उसके वाले अपार्टमेंट के सामने खड़ा हुआ था और वो जाती है और उसे रोकती है और कहती है कि ये अपार्टमेंट मैंने रेंट आउट किया हुआ है। अब वो कीज निकालती है और दरवाजा बंद और ओपन करके दिखाती है, और वो हैंडसम बॉय अपनी कीज निकालता है और बिल्कुल उसी के अंदाज में दरवाजा बंद और ओपन करके उसे दिखाता है। अब याओ तो चाहती थी कि उससे पहले वो किसी भी तरह घर में एंटर हो जाए, लेकिन उसका सूटकेस उसे दूर ले जा रहा था। अब दोनों भी एक दूसरे को अपना रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट दिखाने लगते हैं जो दोनों ने सेम ही डेट पर रेंट आउट किया हुआ था। याओ के माइंड में आता है कि जो पहले इस घर में एंटर करेगा वही इस केस को जीतेगा। अब वो हर हाल में घर में एंटर करना चाहती थी। यहाँ पर हीरो उसे खींचता है और वो गेम जीत जाती है ये कहकर कि मेरे बाल इस घर में पहले एंटर हुए हैं, अब तुम यहाँ से चलते बनो। अब वो घर में आने के बाद घर को चेकआउट कर रही थी और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे पता चलता है कि कॉल बॉय भी उसी के घर में आ चुका है। और वो दोनों वहाँ पर लैंडलॉर्ड को बुला लेते हैं। लैंडलॉर्ड की एक्चुअली अपने वाइफ के साथ डिवोर्स होने वाली थी और ये घर उन दोनों का आधा आधा था और उन दोनों को पता ही नहीं था। एक ने वाइफ ने कॉन्ट्रैक्ट लिया था रेंट देने का और दूसरे से हस्बैंड ने किया था। उसे थ्रेटन करने की कोशिश करती है और कहती है कि पता है मैं जूल एंड लॉ फर्म में काम करती हूँ, पता है मेरा बॉस कौन है, जियाओ हैंग, वो इस शहर का सबसे मशहूर और महंगा लॉयर है और मैं उसके असिस्टेंट बनने वाली हूँ। और पता है वो मेरे पीछे ऐसे फिरता है जैसे वो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। मैं ही हूँ जो उसे इग्नोर करती हूँ। मैंने एक इशारा किया तो वो तुम पर ऐसे ऐसे केस डालेगा कि तुम फर्श पर आकर गिरोगे। उसकी ये बातें सुनकर हमारे हीरो की शक्ल देखने वाली थी। यहाँ पर लैंडलॉर्ड उन दोनों को समझाने की कोशिश करता है कि किस्मत ने तुम दोनों को एक ही घर रेंट आउट करने को दिया है और शराफत से तुम दोनों ऐसा करो कि इस घर को शेयरिंग कर लो। और वो यहाँ से ये भी कहता है कि प्लीज़ मुझ पर दया करो, मेरी वाइफ और मेरी डिवोर्स होने वाली है और हमें जल्दी किसी एक लॉयर की ज़रूरत होगी और मैं तो तुम्हारे पास ही आऊँगा। ये सुनकर याओ तो बहुत खुश हो जाती है और इतने में वो लैंडलॉर्ड वहाँ से भाग निकल जाता है। और यहाँ पर हमारा हीरो अंदाजा लगा लेता है कि याओ एक पुअर सी गर्ल है और वो उसे एक डील करता है
और कहता है कि मुझे तुम इस घर में 3 दिन के लिए रहने दो बिना परेशान किए, और उसके बदले मैं तुम्हें 2 महीने का रेंट दूंगा। 3 दिन के बाद हम आगे की बात करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसका पेमेंट भी कर देता है, 2 महीने का रेंट भी दे देता है। थोड़ी देर बाद या उसके पास आती है और घर में रहने के रूल्स भी बताती है और कहती है कि इतने अमीर होने के बाद भी तुम यहाँ पर इस छोटे से अपार्टमेंट में क्यों रह रहे हो, वो भी शेयरिंग करके। तुम्हारी इस घर से यादें जुड़ी हुई है क्या? तुमने अपनी पहली कमाई इसी घर से शुरू की थी? और वो उसे कह देती है कि यहाँ पर गर्ल्स लाना मना है, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। और उसे लेक्चर देना स्टार्ट करती है। बेशक तुम हैंडसम हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन तुम अगर इसे पैसे कमाने के लिए यूज करोगे तो बूढ़े होकर क्या करोगे? तुम अकेले पड़ जाओगे और ये लीगली अलाउ भी नहीं है। कल को अगर तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड निकल आया इन सब हरकतों पर तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। उसकी ये बातें सुनकर तो वह हैरान हो जाता है और अपना फोन निकालता है और उसे कहता है कि आप बोलो जितना बोलना है, मैं तुम पर डेफेमेशन का केस डाल दूंगा। ये सुनकर तो वह वहाँ से भाग जाती है और थोड़ी देर बाद वो उसके कमरे में झांकती है तो पता चलता है कि उसने अपने कमरे को कुछ इस तरह सेट किया है कि वहाँ पर इंसानों के रहने का कम किसी आत्मा के रहने की ज्यादा निशानियां दिखाई दे रही थी। और वो ये भी सोचने लगती है कि कहीं ये ब्लैक मैजिक तो नहीं करता। उसके कमरे में सारी ऐसी ही चीजें रखी हुई थी। अपने कमरे में आती है और सोचती है कि कहीं से मुझे बलि तो नहीं चढ़ाना, या फिर रात में कोई इविल स्पिरिट्स को ना बुला दे। यही सोचकर वो डरती है और उसके कमरे के पास जाती है और उसे कहना चाहती थी कि अपने पैसे लो और यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर वो उसे फोन पर बातें करते हुए सुनती है कि कोई लेडी उसे फोन पर बात कर रही थी। वो लेडी काफी फ्लर्टी टाइप की दिखाई दे रही थी, लेकिन हमारा हीरो उसे काफी लीगल मशवरे भी दे रहा होता है। और उसका इतना सारा लीगल नॉलेज देखकर याओ जो कि लॉयर थी वो भी हैरान हो चुकी थी। उतने में वो दरवाजा खोलता है और उसे कहता है कि तुम मेरे बातें चोरी चोरी सुन रही थी। या उसे कहने लगती है कि तुम मुझे एक भले इंसान लगते हो और तुम्हें तो इतना सारा नॉलेज है, तो तुम वो गंदा काम छोड़ के कोई अच्छा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? क्यों ना तुम भी जुडिशियल एग्जाम देकर देखो ताकि तुम भी इज्जत की रोटी खा सको। और वो उसकी इतनी सारी बकवास बातें सुनकर वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। और वो जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलता है यहाँ पर या पूरा डिसइंफेक्शन करने के लिए लगी रहती है। ये देखकर उसे बहुत ही बॉदर होता है और वो कहता है कि सिर्फ डिसइंफेक्शन से काम नहीं चलेगा, क्लीनिंग एजेंट पकड़ो और एक एक फ्लोर चमकाओ। ये कहकर वो अपने कमरे में जाता है तो हमें पता चलता है जब उसके फ्रेंड वू जून की कॉल आती है। एक्चुअली उसका फ्रेंड जू और हमारा हीरो जिसका नाम चाओ हैंग है, इन्होंने मिलकर एक लीगल फॉर्म बनाई थी बहुत साल पहले और उस फॉर्म का नाम इन्हीं के नाम पर जून हैंग लॉ फॉर्म था जहाँ पर याओ काम करने वाली थी। और उसने अपने बॉस को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की थी वो और कोई नहीं हमारा वो यही वाला चाओ था। और एक्चुअली चाओ के साथ एक प्रॉब्लम थी, उसको रात को नींद नहीं आती थी और इसीलिए उसने अपने घर में इतने सारी चीजें लटका रखी थी जो कि उसे उसके डिफरेंट फ्रेंड्स ने गिफ्ट की थी ताकि वो एक साउंड स्लीप ले सके। आज भी वो सोने के लिए लेट जाता है और इतने में ही सफाई करते हुए याओ कुछ सॉन्ग्स गा रही थी और उसका सॉन्ग उसके लिए लोरी का काम करती है और उसे तुरंत ही नींद आ जाती है। सुबह उठता है तो वो हैरान हो जाता है और फिर सोचता है कि ये नई जगह और इन सारे एम्यूलेट्स की वजह से ऐसे हुआ है कि मुझे इतनी अच्छी नींद आई बहुत अरसे बाद। लेकिन उसका मूड तब खराब हो जाता है जब वो देखता है कि याओ ने पूरे घर में पार्टीशन कर रखी थी। और यहाँ पर याओ अपने न्यू ऑफिस आ जाती है और इतने में उसे पता चलता है कि 2 मेजर पार्टनर्स है और वही सारे डिसीजंस करते हैं, एक वो जून और दूसरा चाओ हैंग। चाओ हैंग की तो वो असिस्टेंट बनने वाली थी। मिस्टर चाओ को फोटोज बनवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए उनके कॉरिडोर में सभी की फोटोज थी सिवाय मिस्टर चाओ के। अब थोड़ी देर बाद उसका इंट्रोडक्शन अपने कॉलेज के साथ होता है और ये सुनकर वो काफी डर भी जाती है जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चाओ जिसकी वो असिस्टेंट बनने वाली थी वो छोटी छोटी बात पर अपने असिस्टेंट को फायर कर दिया करता है। वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं यहाँ पर रहना हमारे साथ कितने दिन नसीब हो। अब थोड़ी देर बाद वो उसे मिस्टर चाओ का ऑफिस भी दिखाते, जिसमें एक कॉर्नर ऐसा था जहाँ पर उसकी शील्ड्स पड़ी हुई थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक और कॉर्नर था जहाँ पर वो सारे थ्रेटनिंग लेटर्स थी और धमकी वाले चीजें थी जो उसको केस छोड़ने के लिए भेज दी गई थी। किसी ने रबर का स्नेक भेजा हुआ था, किसी ने नाइफ तो किसी ने खोपड़ी, और ये सारी चीजें चाओ के लिए किसी मेडल से कम नहीं थी। और फिर उसके बॉस की जब एंट्री होती है ये देखते ही बेचारे याओ की तो बैंड बज जाती है। उसे तो ऐसे लगने लगता है कि उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। मिस्टर चाओ हैंग वही उसके बॉस थे जिसे वो इतने दिनों से लेक्चर दे रही थी कि कॉल बॉय वाले हरकतें छोड़ दो।
इसीलिए तो चाओ ने उससे कहा था कि हम लोग 3 दिन के लिए कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। उसके बाद ऑफ कोर्स उसे पता चल जाना था कि ये मेरा बॉस है और उसको उसके घर से निकालने की ये हिम्मत भी नहीं कर सकती। याओ तो उसे यहाँ सॉरी करने लगती है, तो वो पूछता है कि मेरा ये इमेज तुम्हारे सामने कैसे बना कि तुम मुझे कॉल बॉय समझती हो। तो वो उसको बताती है कि एक रेस्टोरेंट में मैं बैठी हुई थी, उसके पीछे आप भी थे और आपको एक लेडी एक घंटे के इतने पैसे ऑफर कर रही थी। और वो गुस्से में आकर कहता है कि वो मेरी मॉम थी। और बस याओ की यहाँ पर हालत खराब हो चुकी थी। और उसके बाद जब वो घर पहुंचती है तो अपनी बेस्टी टिंग को ये सारी बातें बताने लगती है। उतने में वो एक चीज से डर जाती है, जब उसे चियाओ के कमरे से कुछ आवाजें आती है और कुछ देर के बाद उसे म्यूजिक सुनाई देने लगता है। वो अंदर जाकर जब चेक करती है तो म्यूजिक को बंद कर देती है और उसे डर भी लगने लगता है, क्योंकि उसका कमरा बिल्कुल एक हॉन्टेड रूम के जैसे लग रहा था। और यहाँ पर कुछ बुरा हो जाता है और एक वुडन स्टिक उससे टूटकर गिर जाता है और वो उसे जोड़ने की कोशिश करती है। उतने में चियाओ वहाँ पर आ जाता है और टीवी पे भी कुछ इसी तरह का ड्रामा दिखाई देता है। मेड से कुछ टूटकर गिर जाता है और वो एम्परेंट उसे माफ कर देता है। वो बड़ा दिल वाला था। वो उसी की एग्जाम्पल देने लगती है कि देखो वो कितना हैंडसम और कितना डोमिनेटिंग है और आप तो उससे भी ज्यादा हैंडसम है और आपका दिल तो इससे भी ज्यादा बड़ा होगा ना। और बहुत मुश्किल से चियाओ उसके बातों को साइड में करके जैसे ही अपने कमरे में जाता है तो वहीं से उसके चीखने की आवाज आती है। उसके बाद सीन कुछ इस तरह चेंज होता है कि याओ अपने सूट के समेत घर से बाहर निकली हुई थी। तो वो उसे कहती है कि सर आप ऐसे नहीं कर सकते, मैंने इस घर को लीगली रेंट किया है। तो वो उसे कहता है कि जब मैं तुम्हें जॉब से फायर कर दूंगा तो घर के पैसे कैसे दो, निकलो यहाँ से। एक्चुअली वो स्टेयर वो ओवरसीज से मंगवाई गई थी, वो कस्टम मेड था, वो 5 महीने बाद डिलीवर हुई थी। अब जब याओ घर से बाहर हो गई थी और वो बाहर सूटकेस पर बैठकर अपने टैक्सी का वेट कर रही थी, हमारा मस्कुलर सा हीरो जॉगिंग करते हुए वहां पर आता है। उसे लगता है कि वो उसे रोकने के लिए आया है, पर वो कहता है कि तुम्हें टैक्सी नहीं मिली, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। और वहाँ पर तुरंत ही टैक्सी आ जाती है और वो वहाँ से गुम हो जाती है। और जब होटल पहुँचती है तो वहाँ के प्राइजेस इतने हाई थे कि वो उसे एक आइडिया आ जाता है। उसे पता चला था कि उसके ऑफिस में एक छोटा सा किचन, जिम, शावर सब कुछ चीज थी ओवर टाइम करने वालों के लिए। उसे लगता है कि नया नया जॉब है, उसे पैसे बचाने चाहिए और पैसे बचाने के लिए रात में अपने ऑफिस में चली जाती है। और वो चियाओ के ऑफिस के सामने ही खड़ी हुई थी और सोचती है कि यहाँ पर आने की कौन हिम्मत कर सकता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।